हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की सिस्टी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है, देखिए आपका भारतीय संविधान। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। भारतीय संविधान के बारे में काफ़ी कुछ है इसमें जो आपको जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। इससे पहले देखिए क्लास 6 और 7 की बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग सारी क्लासेस देख सकते हैं। ज्योग्राफी का आज का देखिए अध्याय फर्स्ट है भारतीय संविधान। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। संविधान की देखिए गठन की अगर बात की जाए तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीतियों में शामिल किया। संविधान सभा के गठन के पहले देखिए धीरे धीरे मांग स्टार्ट की गई, उसके बाद ये तेज हुई। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा, मतलब जिसमें केवल और केवल भारतीय हों, को यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। तो धीरे धीरे ये देखिए मांग तेज हो गई कि हमारा भी एक संविधान होगा, हम भी एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो याद रखिएगा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो आगे आपको और डिटेल से बताया जाएगा। साथ ही में अगर बात की जाए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नीयत और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में संविधान सभा के सारे कामों के बारे में आप पढ़ेंगे। बाकी संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था इसमें। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। स्टार्ट करते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में माना जाता है कि अपना संविधान है। ज़्यादातर जो देश लोकतांत्रिक होते हैं, जैसे हमारा भारत देश लोकतांत्रिक है, जहाँ पर जनता का शासन है, लोगों का तंत्र है, उन देशों में तो माना ही जाता है कि यहाँ पर संविधान जरूर होगा। लेकिन इसका यही मतलब नहीं है कि जहाँ पर संविधान है वो देश लोकतांत्रिक भी हों। लेकिन जो देश लोकतांत्रिक होते हैं वहाँ पर ज़रूर माना जाता है कि ये यहाँ पर संविधान जरूर होगा, क्योंकि बहुत सी जगह देखिए होता भी है, लोकतांत्रिक होते हैं और संविधान भी होता है, और बहुत से में संविधान होता है पर वो लोकतांत्रिक नहीं होता है। संविधान जो होता है यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। इसमें देखिए ऐसे ऐसे तथ्यों का उल्लेख होता है जिसके अनुसार नागरिक चाहता है कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के बारे में भी इसमें आगे दिया होगा, मैं आगे बताऊंगी आपको। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। तो देखिए ऐसे आदर्श होते हैं संविधान में, ऐसी चीज़ें होती हैं जो सभी के लिए एक समान होती हैं। समुदाय भले अलग अलग होते हैं, उनकी मान्यता अलग अलग होती है, पर संविधान जो है वो सभी के लिए एक समान होता है। संविधान का देखिए मतलब क्या है, इसको समझने के लिए यहाँ पर 2 अलग अलग परिस्थितियाँ बताई गई हैं। जैसे देखिए नेपाल का एक दिखाया गया है। नेपाल में लोगों ने जन संघर्ष किया, आंदोलन किया। काहे के लिए आंदोलन किया? ये आंदोलन था लोकतंत्र के लिए, क्योंकि नेपाल में पहले राजतंत्र था। राजतंत्र होता क्या है कि इसमें राजा का शासन होता है, संपूर्ण शक्ति उसी के पास होती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही जिसको चुनते हैं उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले राजतंत्र था। यहाँ पर पूरी कहानी दी हुई है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही।
अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। जन आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में देखिए। तो ये देखिए ऊपर के चित्रों में यहाँ पर दिखाया गया है कि वहाँ पर जो नेपाल में जो जन आंदोलन चल रहा था, किसके लिए चल रहा था? ये लोकतंत्र के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या था? राजतंत्र था। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। अब सर्वोच्च सत्ता राजा के पास है, मतलब वो होता है राजतंत्र। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। तो देखिए वहाँ पर भी आंदोलन वो करते ही चले आ रहे थे और उनको यहाँ पर कामयाबी भी मिली। 2006 के आखिरकार उन्हें कामयाबी मिली और उन्होंने लोकतंत्र को हटाया, मतलब उनके माध्यम से लोकतंत्र को हटाया गया और राजतंत्र हटा और लोकतंत्र को कामयाबी मिली। लोकतंत्र की व्यवस्था वहाँ भी शुरू हो गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे लोग नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहते थे। तो देखिए जनता जैसा चाहती है कि हमारा देश ऐसा हो, ये आदर्श हमारे देश में होने चाहिए, वही चीज़ें आपके संविधान में निर्मित होती हैं, उल्लेखनीय होती हैं। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह ये नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। अब राजतंत्र से लोकतंत्र आएगा तो नियम तो बदलने ही होंगे, क्योंकि कहाँ राजा का शासन, कहाँ लोगों का शासन, नियम तो सारे बदलने होंगे। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं, लोकतंत्र के लिए नेपाल के लोगों ने कैसे संघर्ष किया था। देखिए बच्चों, महिलाओं सभी ने यहाँ पर संघर्ष किया था। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये होता है देखिए संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। संविधान में देखिए बहुत सारे नियमों का उल्लेख होता है जो शासन करने में अहम भूमिका निभाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। साथ ही में लोकतंत्र में हम अपने नेता को, मतलब जो जनता होती है, अपने नेता को खुद चुनती है ताकि जनता की ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी को इस्तेमाल कर सकें। देखिए जिम्मेदारी से तो सत्ता का इस्तेमाल करना चाहिए लोकतंत्र में, मतलब जिस नेता को चुना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके अगर दुरुपयोग करेंगे तो उससे लोगों के साथ काफ़ी अन्याय होगा, उनके साथ गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि इससे भी निपटने के लिए रास्ता होता है। जो लोग गलत करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोकतंत्र समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग से रोका जा सके। तो देखिए लोकतांत्रिक समाज की बात की जा रही है यहाँ पर कि संविधान में ही ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर क्या हो सकता है। हमारे संविधान में देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारे नियम कानून दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार आप लोगों ने सुना होगा, मौलिक अधिकारों में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं। यहाँ पर कुछ के बारे में जैसे आप जानेंगे। हमारा संविधान जो होता है सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, किसी को भी कम ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं मानता, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। साथ ही में किसी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। ये यहाँ पर देखिए एक प्रकार का मौलिक अधिकार ही दिया गया है। मौलिक अधिकार में इन चीज़ों का उल्लेख है।
बड़ी किताबों में आप लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े होंगे। 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से कई सारे अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों के अंतर्गत कई सारे अधिकार दिए गए हैं। पहले 7 थे, लेकिन अब 6 ही हैं। साथ ही में देखिए, लोकतांत्रिक जो संविधान होता है उसका एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी ताकतवर समूह, मान लीजिए कोई ज़्यादा ताकतवर समूह है, किसी दूसरे कम ताकतवर समूह के लोगों के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये साफ साफ दिया गया है, मतलब सभी को समान माना जाए। इस तरह अगर ऐसा होगा तो जो अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं। यहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लोकतंत्र में भी कुछ गलत नहीं हो सकता, उसमें भी गलतियां होती रहती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक समाज में भी कभी कभी ये अस्वस्थ हालात पैदा हो जाते हैं, जहाँ पर जो ज़्यादा बहुमत वाला गुट होता है, जिसको ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है, वो ऐसे ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यक जो होते हैं उनकी सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता चला जाता है। जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है। देखिए, पूरी चित्र कथा पट है यहाँ पर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही जान लीजिए कि जो बहुमत वाला समाज होता है अल्पसंख्यकों को दबाता चला जाता है और उनकी जो सहमति होती है उनसे उसे कोई मतलब नहीं होता है। बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। तो देखिए, संविधान में आप मौलिक अधिकार ही देखेंगे तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अलग सी चीज़ें दी हुई हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए तो सभी के लिए हैं ही, लेकिन वहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग से उल्लेख किया रहता है कि उनको नीचा ना किया जाए, उनको नीचे ना किया जाए, बल्कि संविधान में भी उनको देखिए सभी के बराबर रखा गया है। ये जो दबदबा है होता है, देखिए जैसे एक समुदाय दूसरे समुदाय पर दबदबा बना लेता है, तो ये समुदाय एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक, इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक, इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। तो देखिए, जब एक समुदाय दूसरे के ऊपर दबदबा बनाता है तो उसे अंतर सामुदायिक, इंटर कम्युनिटी कहते हैं, और जब खुद ही उसी समुदाय के अंदर दबदबा बना लेता है तो उसे इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा कारण बताया गया है, संविधान क्यों होना चाहिए। तीसरा कारण ये है कि 2 कारण आप पढ़ चुके हैं। तीसरा कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे एक चित्रकथा पट को देखिए। तो ये देखिए, पूरी चित्रकथा पट दिखाई गई, चित्र के माध्यम से कथा एक दिखाई गई है। साथ ही में संविधान जो होता है हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन्हें बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है। मतलब बड़े बड़े जो सिद्धांत हैं उनको ठेस पहुंचे, ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिसमें देश आस्था रखता हो। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तो देखिए, उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि मान लीजिए लोकतांत्रिक शासन है और लोकतांत्रिक शासन में ही कुछ लोगों को ऐसा लगने लगे कि नहीं, यहाँ पर बहुत विकृत, बहुत ख़राब हो चुका है सब चीज़। ये जो पॉलिटिक्स है, ये सारी चीज़ें विकृत हो चुकी हैं। विकृत मतलब बुरी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी हैं, जिसमें वो लोग ऐसा सोचे कि किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए। तो देखिए, तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए, आप गुस्से पे कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए खराब होगा। अगर लंबे दौर पर तक तानाशाह का शासन बना रहेगा तो हमारे सारे हितों को तहस नहस करने लगेगा। तो ये तो देखिए, और एक हिसाब से गलत ही हुआ। वही चीज़ यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाई जा रही है कि अगर आप राजतंत्र बना देंगे लोकतंत्र से तो ये और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। आप भले गुस्से में वो चीज़ सोच रहे हैं। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह से उन्माद से बचाता है, ये ऐसे संप्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है। तो देखिए, अच्छा संविधान जो होता है, ऐसे तो दिमाग में सभी के कुछ ना कुछ उटपटांग चलता रहता है। तो बुनियादी ऐसी संरचना
को जो उन्माद होते हैं बुरे तरह के, इनसे अच्छा संविधान बचाता है। साथ ही में ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार और आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो देखिए संविधान में जो चीज़ें हैं उनको नॉर्मली नहीं बदली जा सकती हैं कि मतलब तुरंत आप चाहो बदल दो, नहीं। अगर वो बदलने लायक हैं तो उनमें बदली जाएंगी, बाकी ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मली कोई भी चाहे तो बदल जाएं। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। भारत में देखिए इतने समय अंग्रेज़ों ने शासन किया था, 150 वर्ष इन्होंने शासन किया था, जिसके बाद भारतीय संविधान का जो प्रारूप था, मतलब इतना तो ज़रूर तय हो गया था कि भारतीय जो संविधान होगा वो कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा। इतने सारे लोग गुलामी झेल चुके थे तो इतना तो इनके दिमाग में था ही, भारतीय लोगों के दिमाग में, संविधान सभा के दिमाग में, कि नहीं भारतीय जो संविधान होगा लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होना चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर। अब ये चीज़ें तो थी दिमाग में, साथ ही में इसके बाद दिमाग में ये आएगा कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, इसके लगभग 300 लोगों ने ज़्यादा योगदान दिया था। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं। तो देखिए संविधान सभा की कई सारी बैठकें हुई, बहुत सारे लोग थे। जैसे संविधान सभा में लगभग 296 लोगों ने शायद साइन किया था। लगभग यहाँ पर देखिए 300 लोग यहाँ पर दिए हुए हैं कि लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था संविधान सभा में। संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। संविधान देखिए पूरे देश का संविधान होता है, जिम्मेदारी उनके ऊपर काफ़ी बड़ी थी। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है। हमारे देश के कई समुदाय होती हैं, उनकी ना तो भाषा एक होती है और ना ही धर्म एक होता है, सभी को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण करना था। यहाँ पर देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों और संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी। क्योंकि देखिए ये जो डॉक्टर अंबेडकर थे अनुसूचित जाति के ही थे। अब सोचिए अनुसूचित जाति के थे और इनको क्या माना जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहे जाते हैं ये। लेकिन उन्होंने कहा भी था कि भले ही कानून बन गए हों अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों के आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़कर शामिल हों, मतलब संविधान में भी शामिल हों। संविधान का निर्माता बताइए इन्हें कहा जाता है, अनुसूचित जाति के थे ये, याद रखिएगा, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। संविधान और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, मतलब भारत तरफ जाएंगी या पाकिस्तान तरफ। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किए उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो देखिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं ना तो उससे वो पूरी कहानी दिमाग में बनी रहती है। भारतीय संविधान की देखिए कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भारतीय संविधान जो है संघवादी है। संघवादी का मतलब क्या हुआ कि जो भारतीय संविधान है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा सरकारों का वर्णन किया गया है। मतलब भारत की ही बात की जाए तो देखिए एक केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है और एक राज्य स्तर पर होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संघवादी। मतलब केवल एक सरकार नहीं होती कि जैसे दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली पर एक इंसान बैठा है और वो हर जगह का निर्णय ले रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है। भारतीय जो संविधान है केंद्र पर भी है और राज्य पर भी है। अलग अलग राज्यों की जो ज़रूरतें हैं, जो वहाँ की कमियां हैं, वो अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों की सॉल्व करें। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि संघवाद का मतलब क्या होता है कि जो भारत है उसमें जो सरकार है वो एक नहीं है, कई स्तरों में बटी है। जैसे आपका केंद्रीय स्तर हो गया और राज्य स्तर हो गया। साथ ही में देखिए पंचायत स्तर भी होता है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर होता है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैं आपको क्लास 6-7 में बता चुकी हूँ। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत क्या क्या होता है, सारी चीज़ें आप जान चुके हैं।
साथ ही में देखिए इनकी केंद्र और राज्य सरकारें जो होती थी, इनकी कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई हैं। जैसे कौन कौन सी सूची? एक आपकी होती है राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। तो देखिए राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, मतलब इसमें कुछ विषय उल्लिखित किए गए हैं, जैसे हो गया आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे ही और सारे विषय होते हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत होते हैं। ऐसे केंद्र सूची के अंतर्गत जो होते हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में जो होते हैं उसमें दोनों सरकार बनाती हैं। लेकिन होता क्या है कि राज्य सरकार छोटी सरकार है राज्यों की, तो राज्य बनाती तो है, लेकिन अगर उसी विषय पर केंद्र सरकार कानून बना दे तो केंद्र सरकार का माना जाता है और राज्य का नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि इनके अलग अलग कार्यों के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई भी किसी कार्य क्षेत्र में काम करने लगे, तो इनके अलग अलग कार्य क्षेत्र भी बटे होते हैं। तो ये है देखिए होती है संघवाद की विशेषता। नेक्स्ट देखिए संसदीय शासन पद्धति। अच्छे से इनको समझिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि संघवाद होता क्या है। कई आपसे आपके एग्जाम में वैसे भी कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, कई सारे कथन वाले या कथन कारण वाले, तो आप अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। संघवाद आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी अब समझेंगे संसदीय शासन पद्धति क्या होती है। भारत की देखिए सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, इसीलिए लोकतांत्रिक कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था भी भारत में अपनाई गई है। इसमें होता क्या है कि सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। लोग देखिए वोट डालते हैं, उसी वोट के माध्यम से उन प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। संसदीय शासन पद्धति का मतलब यही हुआ कि भारत में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। भारत में पूरा संसद होता है, देखिए संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संसदीय शासन पद्धति। बाकी इनके जो सदस्य होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ये हो गया आपका संसदीय शासन व्यवस्था, शासन पद्धति। बाकी देखिए अगर बात की जाए वोट देने की, तो वोट देने का अधिकार सभी को है, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। बस वो वयस्क होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, मतलब 18 वर्ष की आयु वो प्राप्त कर चुका हो। नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। तो भारतीय संविधान की देखिए विशेषता है, शक्तियों का अलग अलग बंटवारा किया गया है। 3 भागों में बांटा गया है इसको, जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका हो गया। सभी के अलग अलग कार्य हैं, तभी वो हर चीज़ों को संभाल पाते हैं। अगर एक ही व्यक्ति के पास सारा कार्य होगा तो कैसे संभाल पाएगा? तो इसीलिए शक्तियों का देखिए यहाँ पर बंटवारा किया गया है 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका की देखिए यहाँ पर बात की जाए तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, हम जिनका चुनाव करते हैं, हम जिनको वोट देते हैं, वही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बाकी कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। तो देखिए कार्यपालिका में क्या होता है आपका, कानून को जो लागू करते हैं और शासन चलाते हैं, कानून से संबंधित होता है आपका कार्यपालिका में। नेक्स्ट देखिए न्यायपालिका में न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। अब देखिए न्यायालय जैसे आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये न्यायालय होते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। तो संविधान के अनुसार 3 प्रकार की सरकार के 3 अंग होते हैं और इन्हीं में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो यही है देखिए शक्तियों का बंटवारा। साथ ही में शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो देखिए प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार होता क्या है कि तीनों का एक दूसरे पर संतुलन बना रहता है, तीनों अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई जगह आपने राज्य शब्द पढ़ा, तो राज्य का मतलब सिर्फ राज्य से नहीं है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, सिर्फ राज्य से ले लें, नहीं। यहाँ पर इसका अर्थ और देखिए व्यापक लिया गया है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। चुनाव के जरिए देखिए सरकार तो बदल सकती है, पर राज्य जो होता है ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब एक निश्चित भूभाग में जितने सारे लोग रहते हैं, राज्य का मतलब उन्हीं के प्रतिनिधित्व से है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो देखिए राज्य का जो हर जगह इस्तेमाल किया गया है, इसको सरकार के स्थान पर नहीं, राज्य का अर्थ काफ़ी ज़्यादा सरकार से व्यापक होता है। सरकार तो बदलती रहती है।
नेक्स्ट देखिए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की देखिए बात की जाए तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। तो देखिए कुछ लिखित अधिकार लोगों को दिए गए हैं, मौलिक अधिकार हैं जो। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो देखिए व्यक्तियों के लिए अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार जो हैं व्यक्तियों को ये अधिकार दिए गए हैं। राज्य व्यक्तियों को इन अधिकारों के माध्यम से काफ़ी सारे अधिकार देता है, जिससे कोई उनके साथ व्यक्तियों के साथ मनमाने ढंग से निरंकुशता के साथ उनके साथ व्यवहार ना कर सके। देखिए यहाँ पर ये अधिकारों का उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठवां है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, केवल 6 ही बचे हैं। संपत्ति के अधिकार को विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। समानता के अधिकार की देखिए बात की जाए तो कानून की नज़र में सभी लोग जो होते हैं समान होते हैं, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस आधार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि नहीं, अरे ये छोटा, मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहना या कुछ है कि इस होटल में नहीं जा सकता, कोई बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है उसको नहीं घुसने दिया जाए। ये देखिए उसके मूल अधिकारों का हनन है। वो चाहे तो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। रोजगार के मामले में साथ ही में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो देखिए इन सभी चीज़ों में किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर क्षेत्र में सभी को समानता मिलनी चाहिए। यही है समानता के अधिकार का मतलब। साथ ही में रोजगार के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। छुआछूत का भी देखिए, लोग छुआछूत बहुत मानते हैं, तो उसका भी संविधान में उन्मूलन किया गया है कि नहीं, छुआछूत नहीं मानना चाहिए, सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता के अधिकार की बात की जाए तो इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नॉर्मली सभा और संगठन, वैसा नहीं खराब वाला कि आप लोग हथियार रख के बनाएं, ऐसा नॉर्मली। देश के किसी भी भाग में आने जाने की, रहने की, कोई भी व्यवसाय करने की, पेशा या कारोबार का अधिकार शामिल है। इन सभी की स्वतंत्रता आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाए तो संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जो लोगों को बेचा जाता है एक हाथ से दूसरे कार्य, वो भी गलत है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना, ये भी गलत। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर रखना क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर कोई चाहे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि नहीं तुम इस धर्म को मानो, इसका प्रचार प्रसार नहीं करो, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं। हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने हिसाब से धर्म माने और उसका प्रचार प्रसार करे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। कोई धार्मिक समुदाय हो या अल्पसंख्यक हो, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए कोई भी वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, भी रोक टोक नहीं होगी। संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात की जाए तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। मेन पॉइंट देखिए यहीं पर आ जाता है कि अगर इन अधिकारों का लगता है किसी को कि नहीं ये मेरे साथ यहाँ पर गलत हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि कोई भी अच्छे कपड़े नहीं पहने उसको 5 स्टार होटल में नहीं घुसने दिया जाए, तो वो चाहे तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई उस पर कर सकता है। उसको मौलिक अधिकार ये भी दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की तो देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जहाँ पर किसी भी धर्म को कोई स्पेशल वाली मान्यता नहीं होती, मतलब सभी धर्म को समान रूप से माना जाता है। यही होता है आपका धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया भी हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अगले अध्याय विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए अगला जो चैप्टर है वह आपका पूरा धर्मनिरपेक्ष ही है, सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस इतना ही जान लीजिए कि धर्मनिरपेक्ष
मतलब है कि किसी भी धर्म को राजकीय रूप में बढ़ावा नहीं देगा, मतलब कि ये धर्म ज़्यादा बड़ा है, ये इसको बढ़ावा दिया जाए, ऐसा नहीं हो, सभी धर्मों को समान मानेगा। यही होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। इस चैप्टर में बस इतना ही था। एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए, ये कुछ लोग हैं साइन कर रहे हैं। संविधान जो आपका संविधान है, जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया था तो लास्ट में इसमें हस्ताक्षर हुए थे। वही चीज़ है यहाँ पर। उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाले चित्र में ये है, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, उस टाइम के प्रधानमंत्री देखिए थे। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा। ये हैं, ये साइन कर रहे हैं। साथ ही में सबसे निचले चित्र में बाएं से दाएं क्रम में ये लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर देखिए वर्णन किया गया है, जैसे जयराम दास, दौलत राम, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जान मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर इन लोगों का उल्लेख भी किया गया है, ये लोग शामिल थे। बाकी और भी लोग शामिल थे, लेकिन कुछ मेन लोगों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। क्लास 8 के आपके सभी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चैप्टर मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।